नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। आज के कंप्यूटर युग में न्यायिक कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर निर्भरता जो है वो काफी बढ़ गई है। अब अदालतें ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल डिटेल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खास संदर्भ में सबूत मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 में संबंधित संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया। साक्ष्य अधिनियम को आईटी अधिनियम की धारा 92 के आधार पर संशोधित किया गया था और साक्ष्य शब्द को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया था। इस संशोधन से डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता को वैधता मिली। आईटी अधिनियम की धारा 21T के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है डेटा जो रिकॉर्डेड हो, छवि या ध्वनि संग्रहित हो। यह माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न डेटा भी हो सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 4 सामान्य कागज आधारित रिकॉर्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और उपयोग को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। अदालत में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के डेटा की जांच और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले तरीके की खास अहमियत है। धारा 63 और 65 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए साइबर फोरेंसिक को जरूरी माना गया है। साथ में विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज के रूप में माना गया है। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारियां। ज्यादा जानकारी हमारे आज के मेहमान देंगे। हमारे आज के कानून के विशेषज्ञ हैं नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं 0120612797। दूसरा नंबर है 0120612798। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 0120612797, 0120612798। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी कानूनी जानकारियों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं और उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से चीज़ों को हम वहाँ पर पेश कर सकते हैं, क्या इनकी कानूनी जानकारियाँ किस तरह की होनी चाहिए हमारे पास, और साक्ष्य कौन कौन से हैं वो जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो नवीन पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या एविडेंस किन को कहा जाता है, क्या है ये? साक्ष्य जो होते हैं किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, है ना, वही आधार होते हैं। और साक्ष्य अनेकों प्रकार के होते हैं जी। आज के समय की यदि बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का लगातार विकास होते जा रहा है और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है ना, ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां पर अब लगभग सारे काम ही हम लोग डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, या तो कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप्स, टैबलेट्स या मोबाइल फोन्स। और इन तकनीकी यंत्रों के उपयोग के साथ साथ जो भी हम काम करते हैं, तो दस्तावेज जो हमारे बनते हैं वो भी इन्हीं यंत्रों में बनते हैं जी। अब जो भी दस्तावेज आपके इन यंत्रों के इस्तेमाल से उत्पन्न होते हैं, है ना, या बनाए जाते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहा जाता है जी। ठीक है। तो क्या नवीन जी, इन्हें प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस कहा जा सकता है, या दोनों में फर्क क्या होता है, इसको भी समझना चाहेंगे? बिल्कुल। प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस, इस बात को समझने के लिए हमें पहले तो यह समझना होगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। यदि प्राइमरी एविडेंस की हम बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 में इसको परिभाषित किया गया है जी।
इस धारा के अनुसार जब भी कोई दस्तावेज स्वयं न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ओरिजिनल कॉपी जब कोर्ट के सामने रखी जाती है, तो उसको प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है या प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। अब जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं, सपोज कोई डॉक्यूमेंट है और उसको पूर्ण रूप से पूरे डॉक्यूमेंट को यदि कोर्ट के सामने रखा जाता है तो वो एक कंप्लीट प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत ही वॉल्यूमिनस है, काफी सारे पन्ने हैं उसमें, और उनको पार्ट पार्ट में रखा जाता है, तो हर पार्ट अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस होता है। अब यदि आप प्राइमरी एविडेंस प्रस्तुत करते हैं कोर्ट के सामने, तो प्राइमरी एविडेंस प्रस्तुत करने से पहले किसी प्रकार की नोटिस का तामील कराना आवश्यक नहीं होता है दूसरे पक्ष के ऊपर। वही अगर हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करें, तो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने से पहले हमें एक नोटिस का तामील कराना पड़ता है कि हमारे पास में ये साक्ष्य है और इसको हम कोर्ट के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पर लाना चाह रहे हैं। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं? सेकेंडरी एविडेंस जनरली जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया है, ये आपके ओरिजिनल के सर्टिफाइड कॉपीज हो सकते हैं, है ना, जिनको किसी मशीन या तकनीक के माध्यम से ओरिजिनल के समान उसकी छाया प्रति बनाई गई हो और उसको मिलान करके प्रमाणित किया गया हो, है ना। या फिर यदि यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिलिपि नहीं तैयार किया जा रहा है ना, तो ऐसी प्रतिलिपि जिसको मूल प्रति से, है ना, वहां से देख करके और उसके तुलना करके और फिर बनाया गया हो, तो सेकेंडरी एविडेंस वो होते हैं जो ओरिजिनल नहीं होते, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणों से, तो ऐसी स्थिति में हम उनकी सर्टिफाइड कॉपी या इस प्रकार की कॉपीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने, वो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। लेकिन वही अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है और उस ओरिजिनल कॉपी को हम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा। जी नवीन जी, वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक मैसेज इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 2T के तहत वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक कन्वर्सेशन भी सबूत है, और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जी। इस सेक्शन में विभिन्न ऐसे शब्दों को परिभाषित किया गया है जिन शब्दों का उपयोग पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमें होता हुआ दिखता है। अब यदि सेक्शन को देखा जाए, है ना, तो इस सेक्शन में रिकॉर्डिंग को भी इस सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डिफाइन किया गया है ना, दस्तावेजी साक्ष्य जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसको परिभाषित किया गया है। अब परिभाषा क्या है दस्तावेज साक्ष्य की? किसी भी प्रकार का दस्तावेज जो कि या तो लिखित रूप में हो या किसी प्रकार के मतलब यदि लिखित रूप में नहीं भी है ना, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, जैसे कि रिकॉर्डिंग्स हो गए, वीडियो फिल्म्स हो गई या फोटोग्राफ्स हो गए। तो इन सब को भी दस्तावेज में लिखित के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं उनको भी इस परिभाषा के आधार पर इसमें इंक्लूड किया गया है जी। तो यदि इस परिभाषा को हम देखें और इसके साथ साथ यदि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2T को देखें जी, तो सेक्शन 2T भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, जो कंप्यूटर जनरेटेड है या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यदि क्रिएट किए गए हैं और उनकी प्रामाणिकता यदि हम साबित कर सकते हैं तो उनको साक्ष्य माना जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग को भी इंक्लूड करता है या सोशल मीडिया पर जो चैट हम करते हैं वो भी दस्तावेज माना जाता है इन दो डेफिनेशंस के आधार पे। जी। और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के यदि उनकी जो गाइडलाइंस फ्रेम की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर, उन गाइडलाइंस को यदि फॉलो किया जाता है तो वॉइस रिकॉर्डिंग को भी एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर रिलाई किया जा सकता है। जी। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस में बता दे रहा हूं। जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपके केस से संबंधित है। यदि वार्तालाप उस केस से संबंधित है फिर उसको एविडेंस के तौर पर रखा जा सकता है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि जब वॉइस रिकॉर्डिंग हम कोर्ट के सामने रखते हैं साक्षी के तौर पर, तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हमें रखनी होती है। उसमें हम किसी प्रकार का कोई एडिटिंग या काट छांट नहीं कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की भी काट छांट की गई या कोई भी हिस्सा उस रिकॉर्डिंग में से हटा दिया जाता है तो फिर कोर्ट उसको मानने से इनकार कर देता है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो वार्ता जिसकी आप दिखाना चाह रहे हैं कोर्ट को, जिसके वक्तव्य की रिकॉर्डिंग आप रख रहे हैं, उनकी आवाज जो है वो प्रमाणित होनी चाहिए, या तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने रिकॉर्डिंग की हो या जो पक्षकार हो उस केस में, वो यदि प्रमाणित करता है कि जो आवाज है वो किसी एक निश्चित व्यक्ति की ही है और वही बात वो कहना चाह रहा है उस साक्ष्य के द्वारा, है ना, तो प्रमाणित करना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा जिस माध्यम के ऊपर ये वॉइस रिकॉर्डिंग की गई है उसको सिक्योर्ड रखना बहुत आवश्यक होता है, उसे सील करके सुरक्षित रखना होता है ताकि किसी प्रकार की टैंपरिंग ना हो। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसमें कि जो आवाज है वो साफ और बिना किसी व्यवधान के होनी चाहिए। यदि ये सारे पैरामीटर्स मीट होते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग को एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रयोग में लाया जाता है। यानी इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी होना जरूरी हो जाता है और ये पूरा पैमाना है जिस वजह से उसको हम एक सबूत के तौर पर देख सकते हैं। नवीन जी, एक अगला सवाल हमारा ये है कि ईमेल की वैधता पर साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, क्योंकि सबकी वैधता को लेकर ही सवाल उठते हैं कि कौन सा साक्ष्य जो है वो वैध है, कौन सा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ ईमेल के बारे में भी जरा बताइए। ठीक है, जैसा कि ईमेल की यदि बात की जाए तो ईमेल भी कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया एक रिकॉर्ड है, एक दस्तावेज है, और क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ही श्रेणी में आता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 65B को यदि हम देखें तो उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी या तो वो किसी कागज पर छपी हुई हो या कंप्यूटर द्वारा बनाई गई हो, है ना, या किसी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर उसको स्टोर किया गया हो, है ना, और इस तरह से स्टोर किए हुए जो भी दस्तावेज होते हैं उसको यदि हम पेपर पर प्रिंट आउट लेकर और उसको साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं कोर्ट में, तो सेक्शन 65B के प्रावधान में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए हम साक्ष्य के तौर पर इनका उपयोग कर सकते हैं। अब सेक्शन 65B और ये भी कहता है कि जब भी हम कंप्यूटर द्वारा बनाया गया कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी दस्तावेज जब कोर्ट के सामने लगाते हैं तो उसके साथ हमें सेक्शन 65B के तहत एक एफिडेविट फाइल करना होता है। इस एफिडेविट के अंदर आपको ये बातें लिखनी होती हैं कि जिस कंप्यूटर या जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ये ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो बनाया गया वो सुरक्षित रखा गया है ना,
और इनके साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है जी और जो रिकॉर्ड हैं वो प्रमाणित है। जी यदि कोर्ट चाहे तो कंप्यूटर की जांच करके उसको उसकी सत्यता को सत्यापित कर सकता है। जी ये सारे डिक्लेरेशन जब आप इस एफिडेविट के अंदर मेंशन करके देते हैं सेक्शन 65B के तहत, जी तो ईमेल जो है वो पूर्ण रूप से वैध माना जाता है जी और उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ओके। नवीन जी, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क के बारे में भी बात की जाती है। हार्ड डिस्क जो एक बार लिखी जाती है या किसी परिवर्तन के अधीन होती है, वो स्वयं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐसा अदालती फैसले में सामने आया है। इसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। ठीक है, कुछ सालों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया था जी जिसमें कुछ जो साक्ष्य थे वो हार्ड डिस्क पर स्टोर किए गए थे और वहां से उनकी कॉपीज बनाई गई थी, जी सीडी वगैरह पर बनाई गई थी। अब इसके प्रामाणिकता को लेकर के प्रश्न उठाया गया था, उस पर ऑब्जेक्शन आए थे कि इनको साक्ष्य के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब विश्लेषण किया तो विश्लेषण करने के बाद में उन्होंने पाया कि कोई भी हार्ड डिस्क जब तक वो कोरा है, जब तक उस पर कुछ भी स्टोर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं लिखा गया या कोई बदलाव नहीं किया गया, तब तक वो केवल एक आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में गिना जाएगा, ना कि साक्ष्य के रूप में, जी है ना। वो मात्र एक हार्डवेयर होता है। जी लेकिन एक बार जब आप हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी डेटा स्टोर कर देते हैं या उसमें किसी प्रकार का चेंज करते हैं, जी है ना, तो डेटा आने के बाद में हार्ड डिस्क अपने आप, क्योंकि उसी हार्ड डिस्क के ऊपर वो दस्तावेज है, तो हार्ड डिस्क अपने आप में एक साक्ष्य का रूप धारण कर लेता है जी और उसके बाद में आप हार्ड डिस्क को एक साक्ष्य के तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें कोई गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, यहाँ भी आपको ये प्रमाणित करना होगा, या तो सर्टिफिकेट लगाकर या फिर एफिडेविट लगाकर सेक्शन 65B के तहत कि ये हार्ड डिस्क जब से इस पर डेटा रखा गया है तब से इसके साथ में किसी प्रकार की कोई टैंपरिंग नहीं की गई है। ये कोई और व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर रहा है ना, या लोगों के पब्लिक एक्सेस से इसको दूर रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के साथ में एक दिक्कत ये आती है कि कोई भी व्यक्ति उसको जाकर के उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हो सकता है कि कोई हिस्सा जो है दस्तावेज का उसको मिटा दे या उसको बदल दे। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि जो भी डेटा है वो जिस रूप में स्टोर किया गया था उस रूप में वो हमेशा मौजूद रहे। यहाँ तक कि जब कोर्ट के सामने भी रखा जाता है और कोर्ट उसको ये समझना चाहे कि क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं, तो कोर्ट को ये चीज मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं रही है और जो डेटा हार्ड डिस्क में है वही डेटा प्रिंट आउट के तौर पे या वीडियो फिल्म या रिकॉर्डिंग के तौर पे किसी सीडी या पेन ड्राइव पे ट्रांसफर करके कोर्ट के सामने दिया जा रहा है। जी। तो इस दौरान ही कोर्ट ने कहा था कि एक बार डेटा लिख दिया जाए हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी प्रकार का परिवर्तन उस पर कर दिया जाए डेटा लिखने या इन सब के दौरान, तो हार्ड डिस्क भी अपने आप में साक्ष्य माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमें मिल सकी इसको लेकर कि कानूनी साक्ष्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अगर हम बात करें उससे जुड़ी तमाम कानूनी जानकारियां हमने देने की कोशिश की। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।